फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पे हम चलते हैं कि वो क्या होता है। जो फोर्थ स्टेप है वो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से होते हैं तो सेल्फ अटेंशन के बाद हर एक टोकन जो होता है वेक्टर का, हर एक टोकन वेक्टर वाला जो होता है वो पास किया जाता है किस चीज से, एक बहुत छोटे न्यूरल नेटवर्क से, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात की थी ना, एक बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क की जिसके अंदर आपकी दो लीनियर लेयर्स होती हैं और एक आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है। और आपकी दो लीनियर लेयर होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद होगा, एक लेयर, दो लेयर और फिर आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन समेशन ऑफ i से लेके आखिरी n तक wi xi प्लस b मतलब बायस, w मतलब कि आपका वेट और x मतलब आपका इनपुट। तो यहाँ पर आप फीड फॉरवर्ड लेयर में क्या करते हो, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या करते हो कि आप हर एक टोकन की वेक्टर के उसको पास करते हो एक बहुत छोटे न्यूरल नेटवर्क में जिसमें आप ट्रेनिंग कराते हो, और उसके बाद आप सेम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है इंडिपेंडेंटली हर एक टोकन के लिए। आप समझ पा रहे हो कितना काम हो गया, यानी कि जितने भी टोकन्स होते हैं उसमें आपका ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क अप्लाई किया जाता है। इससे होता क्या है, ये सीख लेता है, समझ लेता है कि अगर मैन है तो उसकी वैल्यू ये है, फीमेल है तो उसकी वैल्यू ये है, बॉय है तो उसकी वैल्यू ये है, डैनियल है तो उसकी वैल्यू है, ये सारा कुछ सीख लेता है। ये ट्रेनिंग फेज है कि भाई किस वर्ड की वैल्यू क्या है, वो सारा कुछ जो है वो आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में कवर होता है। तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ स्टेप है आपके मैकेनिज्म की, सेल्फ अटेंशन के बाद की, जिसके अंदर आप क्वेरी की और वैल्यू पे बात करते हो। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट स्टेप में आती है, फोर्थ स्टेप में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिफ्थ स्टेप पे। ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। इसमें ट्रेनिंग मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर आपकी मैपिंग होती है वेक्टर्स की वर्ड्स के साथ। जो फिफ्थ है वो है आपका रेसिडुअल कनेक्शंस प्लस लेयर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, रेसिडुअल कनेक्शन और लेयर न्यूमराइजेशन क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। रेसिडुअल क्या काम करता है उस पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। रेसिडुअल में क्या होता है, अब यहां पर जो है वो आप एक ऐड करते हो इनपुट बैक टू आउटपुट। आप इसके अंदर इनपुट को आउटपुट में ऐड करते हो कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप अवॉइड करते हो वैनिशिंग ग्रेडियंट को अवॉइड करते हो कि जिसके थ्रू आपकी लर्निंग जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। रेसिडुअल में क्या होता है, जो बचता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप इनपुट को जो है वो वापस से ऐड कर देते हो आउटपुट में। रेसिडुअल मतलब कि जो बचा कुछ है, जो बच गया है, जो बच जाता है, आप समझ लो आसानी में, जब न्यूरल ट्रेनिंग के टाइम पे जो बच जाता है उस इनपुट को आप वापस से आउटपुट में ऐड कर देते हो, कि जिसकी वजह से जो वैनिशिंग ग्रेडियंट है, वैनिशिंग मतलब होता है खत्म होना, ग्रेडियंट यानी कि वो जो फंक्शन आपका जो चल रहा है तो वो खत्म ना होने पाए, तो उस वजह से आप जो भी बचता जा रहा है वो आप वापस से आउटपुट में ऐड करते जा रहे हो, ताकि जब बैक प्रोपगेशन हो या फिर वापस से प्रोसेस जो है वो आइट्रेट हो तो वो चीज खत्म ना हो, थोड़ी थोड़ी ऐड होती रहे, कि जिसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो बैलेंस रहे, स्टेबलाइज रहे, आगे पीछे ना हो, कम ज्यादा ना हो, एक प्लेंथ पे चलती रहे। उसकी वजह से आप यहाँ पर रेसिडुअल कनेक्शन पे काम करते हो। ठीक है, ये रेसिडुअल का डेफिनेशन हो गई। रेसिडुअल क्या होता है, रेसिडुअल ऐसे होता है। लेयर नॉर्मलाइजेशन पे बात करता हूँ कि लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अभी जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है, फिर ये लेयर नॉर्म जो है ये क्या करता है, बहुत सिंपल है, ये नॉर्मलाइज करता है एक्टिवेशंस को और फास्टर ट्रेनिंग करता है। बहुत सिंपल, क्या करता है, कुछ नहीं करता, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन पे काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शंस को और स्टेबलाइज ट्रेनिंग करता है। मतलब हो सकता है आपका -1 से लेके 1 तक जाना है आपको। ठीक है, आप पहुंच गए 1.5, आप पहुंच गए -1.2, तो आपको लाना कहां पे है, 1 से -1 के बीच में ही लाना है ना। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है यानी कि उसके बीच में ही लाना, ये आपका लेयर नॉर्मलाइजेशन का काम है। कि वैल्यू ऊपर नीचे हाइप्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, रफ एंड ट्रफ्स आ रहे हैं, तो उसको नॉर्मलाइज कर दो। एक प्लेन पे ले आओ, एक प्लेन्थ पे ले आओ, एक सब्जेक्ट पे ले आओ, एक पेज पे ले आओ, तो वो नॉर्मलाइजेशन लेयर का काम होता है। और इससे आपकी ट्रेनिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि आपके आउटलायर्स खत्म होने लगते हैं, तो वो एक सिंगल प्लेन्थ पे चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका लेयर नॉर्मलाइजेशन का काम है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं सिक्स फंक्शन पे। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज मुझे। हम लोग ने काफी कुछ कवर कर लिया इन डेप्थ में और भी बहुत मजेदार चीजें आने वाले टाइम में आने वाली है। सिक्स पे बात करते हैं स्टैक लेयर्स। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक, स्टैक लेयर्स, ठीक है। स्टैक लेयर्स पे बात करते हैं। स्टैक लेयर्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में जो है वो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, मैनी लेयर्स। ट्रांसफॉर्मर से बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि 12 होती है, 24 होती है, 96 होती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी लेयर्स होती है। ये बात जानने वाली है। अब क्या होता है, हर एक लेयर में जो है वो रिफाइन होता है टोकन का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टोकन का जो रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है फर्स्ट लेयर में जो है वो टोकन मैन जो है वो 0.11 है, सेकेंड लेयर में जो मैन है वो 0.01 है, थर्ड लेयर में जो मैन है वो 0.001 है। तो ये जो आपकी रिफाइनमेंट होता है हर लेयर में, वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टैक लेयर में काम करता है। ये स्टैक लेयर में होता है नहीं कि बार बार रिफाइनमेंट होता जाता है, ताकि लास्ट में जो चीज निकल के आए वो एकदम क्लियर हो और आपका जो प्रेडिक्शन है वो एकदम परफेक्ट हो या प्रिसाइज हो। तो वो स्टैक लेयर का काम होता है। अगर मैं बात करूं डीपर लेयर्स में, जितनी डीपर लेयर्स होंगी उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। जितनी डीपर लेयर्स होगी उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि आपने एक बार पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, अच्छा होते जाओगे ना और परफेक्ट होते जाओगे। वही वाला केस यहाँ पर होता है। जितनी डीप लेयर्स होती हैं उतनी रिच अंडरस्टैंडिंग होती है, उतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है नॉलेज की, आइडिया की, वो चीज यहाँ पर निकल के आती है। तो फिर ये स्टैक लेयर का काम है कि आप स्टैकिंग क्यों करते हो? और अच्छी लर्निंग के लिए, और अच्छे लर्निंग वेट के लिए, और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और अच्छे आउटपुट के लिए। वो यहाँ पर स्टैक लेयर का काम हो जाता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है आउटपुट का प्रेडिक्शन, यानी कि लास्ट हमारी स्टेज, ट्रांसफॉर्मर की लास्ट स्टेज पे अब हम लोग आ गए करते करते 6 स्टेजेस कवर के लिए। लास्ट स्टेज पे मैं बात करता हूँ, वो है आउटपुट प्रेडिक्शन। आउटपुट प्रेडिक्शन में मैं बात करूँ तो आउटपुट प्रेडिक्शन जो है वो आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका आउटपुट जो लास्ट लेयर निकल के आती है ना, लास्ट में मैं दिखाता हूँ, वो आपकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसके अंदर ये लीनियर लेयर होती है, यानी कि कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं, लीनियर होता है। और सॉफ्टमैक्स ये एक्टिवेशन फंक्शन है। मैं एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर एक खास वीडियो बनाऊंगा कि हर एक्टिवेशन फंक्शन अलग बिहेव कैसे करता है, चाहे वो सिग्मॉइड हो, रेलू हो, सॉफ्टमैक्स हो या कोई भी हो। तो अभी आप ये समझ लो कि ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि लीनियर लेयर होती है, और इसके अंदर सॉफ्टमैक्स आपके होता है वोकैबुलरी के अराउंड, यानी कि सॉफ्टमैक्स आपके जितने भी वर्ड्स है उसके अराउंड सॉफ्टमैक्स के थ्रू जो है वो ये फिल्टर के थ्रू पास होके जाती है, और ये प्रोड्यूस करती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके ऊपर? सारे पॉसिबल टोकन्स के ऊपर, सारे जितने भी पॉसिबल टोकन्स है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था ना, यहाँ पर ये है, ये आई है, तो एम है, बा है, दा है, तो सारे ऊपर जो है वो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है जितनी भी पॉसिबल टोकन्स हो सकते हैं। मतलब आई एम नहीं ऐसा नहीं, और इजी लगते हैं, द कैट सैट ऑन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है? मैट है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ टेबल है। मैच 0.7 है, चेयर 0.5 है, टेबल 0.4 है। सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैट का है, बस वो मैट ले लेगा। सब पे नजर मारेगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपका चैट जीपीटी की प्रॉम्प्टिंग काम करती है। जब लिखते हो तो देखते हो ना, एक के बाद एक जो टोकन्स है वो जनरेट हो रहे थे, वो कैसे हो रहे हैं? वो ऐसे हो रहे हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके ऊपर होता है, और फिर जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो निकल के आ जाती है, और इस तरीके से जो है वो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करता है। ये उसका एक्चुअल फंक्शन है और ये उसकी एक्चुअल वर्किंग है जो मैंने आपके सामने अभी बताया, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इंट्यूशन के ऊपर। इंट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना, यानी कि ये सब तो टेक्निकल नॉलेज है। थोड़ा सा इंट्यूशन यानी कि आइडिया की नॉलेज, फिलॉसफी के हिसाब से मैं बड़ा फोकस करता हूँ फिलॉसफी को। हर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो उसको फिलॉसफी का उसका एक एंगल जरूर रखो, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, और फिर किसी भी लैंग्वेज, किसी भी तरीके से किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी को भी आप समझा सकते हो, तो वो इंट्यूशन से ही होता है। मैं चौक चेंज कर लेता हूँ और अब मैं सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के इंट्यूशन पे बात करता हूँ।